हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा कि जो स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन रॉय और अदर जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने किस प्रकार के सोशल रिफॉर्म्स किए और कैसे उन्होंने विमेंस और अलग जो दबे हुए तबके थे या फिर जो लोअर क्लासेस थी उनको कैसे अपलिफ्ट करने का कार्य किया, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो तक पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि जो आर्य समाज, दयानंद सरस्वती कि क्या-क्या सोशल रिफॉर्म्स थे, तो उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और तथा अदर जो ग्रुप्स बचे हुए हैं उन्हें पढ़ेंगे। इसमें हम चैप्टर 9 में ये हमारा चल रहा था कि चैप्टर 9 और ये उसका फाइनल वीडियो होगा, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज से। आर्य समाज मूवमेंट को एक प्रकार का रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म माना जाता है, जैसे कि रिवाइवलिस्ट का मतलब कि जैसे पुराने जो नियम्स चल रहे थे, पुराने जो हमारे जो रीति-रिवाज चल रहे थे, उनको फिर से लेके आया जाना। जैसे दयानंद सरस्वती बोलते थे कि हमें वेदास की तरफ वापस जाना चाहिए। तो वो सभी उन सब के बारे में हमने आर्य समाज में हम पढ़ेंगे। तो इसके फाउंडर के रूप में दयानंद सरस्वती को माना जाता है, जिनका बचपन का नाम मूलशंकर भी था, जो कि इनका जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ। इन्होंने इन्होंने 15 साल तक सच्चाई की तलाश में चारों तरफ एक वॉन्डरर की तरह भ्रमण किया। फिर उन्हें 15 इयर्स बाद उन्हें सच्चाई की प्राप्ति हुई और इन्होंने अपना जो फर्स्ट जो आर्य समाज की जो यूनिट थी उन्होंने इन्होंने बॉम्बे में 1875 में इस्टेब्लिश की, जिसमें इन्होंने बाद में उनका इसका हेडक्वार्टर लाहौर में शिफ्ट किया। उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी जिसमें उन्होंने सत्यार्थ, जिसे सत्यार्थ प्रकाश नाम से जाना जाता है या फिर द ट्रू एक्सपोजिशन, जिसमें कि उन्होंने बताया कि क्या-क्या जो सत्य है उसके अर्थ के रूप में, या फिर उन्होंने जो सत्य की प्राप्ति की थी उसके बारे में उन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए। साथ ही में उन्होंने स्लोगन दिया कि बैक टू द वेदास, कि हमें वेदास की तरफ वापस जाना चाहिए। जो वेदास के जो ट्रेडिशंस थे या फिर जो वेदास की समय रीति रिवाज चल रही थी, वेदास के समय जैसे पीपुल्स थे, तो हमें उनकी तरफ वापस जाना चाहिए। हमें जो ये अब फिलहाल उस समय की जो मॉडर्न जो एजुकेशन चल रही थी उन सबको हटा के हमें हमारी जो पुरानी एजुकेशन है उसके ऊपर फिर से जाना चाहिए। तो इसके बारे में दयानंद सरस्वती ने बताया। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो वो वैदिक लर्निंग है, वैदिक प्योरिटी ऑफ रिलीजियन है, तो उन सबको हमें फिर से एक प्रकार से उनका रिवाइव करना चाहिए, और ताकि जिससे कि हम हमारे जो पुराना जो ट्रेडिशन है उसको फिर से प्राप्त कर सके, और किसी भी प्रकार का कोई जो हमें फिलहाल जो सभी जैसे ब्रिटिशर्स उस समय हमें मैनिपुलेट कर रहे थे, या फिर जो वहाँ के जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो हमें लगातार कंटिन्यूसली वो हमें कन्वर्ट करने में लगे हुए थे, कि उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने में लगे हुए थे। तो वो सब चाहते थे कि हमें जो हमारी जो वैदिक प्योरिटी है उसकी तरफ हमें जाना चाहिए, जिससे कि हम हमारे रिलीजन के सत्य को समझ सके। उसी के साथ साथ उन्होंने जो वेदांत की टीचिंग थी वो अपने एक ब्लाइंड गुरु स्वामी विवेकानंद से मथुरा में प्राप्त की थी, और दयानंद सरस्वती थ्योरी ऑफ कर्मा और रीइंकार्नेशन की थ्योरी के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे। अगर हम आगे बात करें तो दयानंद सरस्वती की डेथ 1883 में हुई, जिसके बाद में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया, जो भी लाहौर में 1886 में। फिर 1893 में आर्य समाज में स्प्लिट हुआ, जिसमें से दो पार्ट बनाए गए, जिसको कॉलेज पार्टी और महात्मा पार्टी कहा गया। जैसे कि जो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज थी उसे कॉलेज पार्टी के रूप में जाना गया, और उसके अलावा जो भी प्रोग्राम्स थे वो सभी महात्मा पार्टी के अंडर में आए। उन्होंने साथ ही साथ जब हम बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती ने शुद्धि मूवमेंट या फिर प्यूरिफिकेशन मूवमेंट भी चलाया था, जिससे कि जो हिंदूज पहले कन्वर्ट हो चुके हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में उन्हें फिर से रिकन्वर्ट किया जाए, हिंदूज में हिंदू के रूप में उन्हें फिर से लाया जाए, ताकि वो अपने जो रिलीजन है उसको फिर से समझ सकें, और जो उन्हें एक प्रकार से मैनिपुलेशन किया गया था या इस्लामिज्म के द्वारा या क्रिश्चियनिटी के द्वारा, तो वो उससे फिर से अपना जो बैक वापस अपने हिंदू रिलीजन की तरफ वो फिर से आ सके। तो उसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये शुद्धि मूवमेंट चलाया था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एक ग्रुप की, जो सोशल ग्रुप था या फिर सोशल रिफॉर्मर्स का ग्रुप था, जिसमें हम बात करते हैं जिसे सेवा सदन नाम से जाना जाती है, जिसकी शुरुआत एक पारसी सोशल रिफॉर्मर थे बहराम जी मालावारी, जिन्होंने स्टार्ट की थी, जिसे 1908 में इसे फाउंड किया गया, और उसके जिसको साथ में उन्होंने दीवान दयाराम गिद्दूमल भी थे, जिन्होंने इसका फाउंडेशन में हेल्प की। इसी के साथ साथ सेवा सदन के ही जो एफर्ट्स थे उसके साथ ही जो एज ऑफ कंसेंट बिल पास हुआ,
जिसमें बताया गया था कि जो गर्ल्स की जो मैरिज एज है उसे 10 टू इंक्रीज करके 13 एज तक या फिर 13 ईयर्स की एज तक कर दिया जाए, जिसमें जिसका जो बाद में अगर हम बात करें तो जैसे अदर जो थे वो उसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, लेकिन सेवा सदन के ही एफर्ट्स के साथ ये बिल पास हुआ। जिसके बाद में हम बात करते हैं देव समाज की शुरुआत 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई, और जो कि एक प्रकार से पहले समय में ब्रह्मो समाज के फॉलोवर थे, और साथ में इन्होंने एक बुक लिखी जिसे देव शास्त्र नाम से जाना जाता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट धर्म सभा को 1830 में राधाकांत देव के द्वारा फाउंडेशन किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं भारत धर्म महामंडल, जिसको 1902 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसको फाउंडेशन की गई, और इसका हेडक्वार्टर वाराणसी में रखा गया, जो कि वाराणसी एक प्रकार से हमारी जो हिंदू धर्म की या फिर जो हमारा हिंदू रिलीजन है उसकी भी कैपिटल मानी जाती है, तो वहीं पे इसको फिर से वहीं पे फाउंडेशन इसकी की गई। उसी के साथ साथ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राधा स्वामी मूवमेंट, जो कि 1861 में तुलसीराम के द्वारा इसे फाउंडेशन किया गया और इसे फिर से आगे बढ़ाया गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट, जो कि एक प्रकार से जो डिप्रेस्ड क्लासेस का एक मूवमेंट था, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसकी शुरुआत 1903 में की गई, जिसका इसका मेन रीजन था कि जो अपर क्लासेस और जो डिप्रेस क्लासेस थी या जो लोअर क्लासेस थी उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसकी वजह से ये इस मूवमेंट का जन्म हुआ, जिसमें श्री नारायण गुरु एक केरला के इजहवा का कम्युनिटी थी, जो एक लोअर क्लास या फिर एक डिप्रेस क्लास या फिर अनटचेबल्स जो माने जाते हैं उस कम्युनिटी से माने जाते थे। तो उन्होंने तो उन्होंने उनको एक प्रकार से एजुकेशन बिल्कुल भी उन्हें नहीं दी जाती थी, एजुकेशन लेने की उन्हें परमिशन नहीं होती थी, और साथ ही साथ में उनका जो टेम्पल्स में जो एंट्री लेने की थी वो भी उनकी बंद होती थी। इसलिए उन्होंने जो अरावीपुरम टेम्पल था उसकी दीवार के ऊपर लिखा कि डिवॉइड ऑफ डिवाइडिंग वॉल्स ऑफ कास्ट और रेस और हेट्रेड ऑफ राइवल फेथ वी ऑल लिव हियर इन ब्रदरहुड। मतलब कि अगर इन सबको छोड़ दें, कि अगर जो कास्ट और जो रेस और जो अलग अलग प्रकार की जो घृणा की भावनाओं से हम एक दूसरे को देखते हैं, उन सबको छोड़ के हमें एक साथ एक भाईचारे के भाव से या फिर एक ब्रदरहुड के भाव से हमें रहना चाहिए। तो उन्होंने इसके बारे में लिखा। और उसके बाद में हम नेक्स्ट अगर एक ग्रुप की बात करते हैं, वो होगा वो कालिका संघ, जो कि मैसूर में एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था, जिसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एक ग्रुप की, जस्टिस मूवमेंट, जो कि मद्रास में CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज के द्वारा जिसकी शुरुआत की गई थी, जिसको 1917 में बनाया गया है, जिसका फर्स्ट अगर हम बात करें तो वो थे मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, जिसमें EV रामास्वामी नायकर, जिन्होंने इसको मिड 1920s में इसको स्टार्ट किया था, जिसमें कि वो एक प्रकार से ये भी एक प्रकार का टेम्पल एंट्री मूवमेंट ही माना जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जो कि त्रावणकोर केरला में स्टार्ट हुआ, जिसको सर्वप्रथम TK माधवन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में जो देशाभिमानी एक एडिटर थे वो भी उन्होंने भी इसमें भाग लिया, और इसका मेन सेंटर वाइकोम था, इसलिए इसे वाइकोम सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। या फिर 1924 में इसको वाइकोम सत्याग्रह के नाम से जाना गया, जिसको KP केशव के द्वारा फिर से लीड किया गया। मतलब जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट था उसकी शुरुआत TK माधवन के द्वारा की गई थी, लेकिन जब इसको वाइकोम जो इसका मेन सेंटर था वहां से इसको फिर से 1924 में स्टार्ट किया गया, तो ये KP केशव के द्वारा इसको लीड किया गया था। जिसमें इन्होंने जो हिंदू टेम्पल्स थे या फिर हिंदू टेम्पल्स के आसपास की जो रोड्स थी वहाँ पे जो अनटचेबल्स था उनका वहाँ पे जाने की प्रतिबंधित थे, इसलिए उनकी शुरुआत कराने के लिए फिर जो हिंदूज थे या जो अनटचेबल्स थे उनको हिंदू टेम्पल्स में एंट्री के लिए परमिशन दिलवाने के लिए ये मूवमेंट किया गया था, जिसको गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था। साथ ही साथ में जो जब 1931 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था भारत में, उसका गांधी जी के द्वारा सस्पेंड किए जाने के बाद में टेम्पल एंट्री मूवमेंट फिर से केरला में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके इस बार जो नए जो लीडर थे वो थे सुब्रमण्यम तिरुमम्बू, जिनको के लप्पन के द्वारा इंस्पायर किया गया, और उन्होंने 16 वॉलंटियर्स के साथ गुरुवायूर एक इलाके से केरला के एक इलाके से इसको स्टार्ट किया, जिसको फाइनली नवंबर 12 1936 को महाराजा ऑफ त्रावणकोर ने एक प्रोक्लेमेशन इशूड किया कि किसी भी जो ये गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स हैं उनमें अनटचेबल्स की या फिर जो ये लोअर वर्ग के जो लोग हैं इनकी एंट्री को प्रोहिबिशन नहीं होगा, सभी को एंट्री
होगी। इसके साथ ही इससे जो ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट चल रहे थे उनकी एंडिंग हुई। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसको एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा मद्रास में स्टार्ट किया गया था, वो भी 1887 में। जिसके बाद हम बात करते हैं वहाबी या वलीहुल्लाह मूवमेंट, जिसमें कि जो अब्दुल वहाब जो कि सऊदी अरेबिया के एक पॉपुलर थिंकर थे, उनके द्वारा उनकी या फिर उनकी टीचिंग्स थी, उन टीचिंग्स को भारत में लाने के लिए इसलिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि जो शाह वलीउल्लाह थे, उनके द्वारा इसको प्रीच किया गया। जिस ये भी एक प्रकार का रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, जिसमें कि जो अब्दुल वहाब के जो थिंकिंग थी, उसको फिर से भारत में या फिर भारत में इसको फिर से उठाया जाए, जिसको बाद में पॉपुलराइज़ किया गया शाह अब्दुल अजीज़ और सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तीतुमीर मूवमेंट की, जिसमें कि इसकी शुरुआत मीर निथौर अली के द्वारा की गई थी, जिनको तीतुमीर नाम से भी जाना जाता था। और ये एक प्रकार से जो सैयद अहमद बरेलवी थे, उनके ही डिसाइपल थे, जिनकी हत्या 1831 में ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई और जो तीतुमीर का मूवमेंट था, इसका एंडिंग यहीं से हुई। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम फराइजी मूवमेंट, जिसको हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में फाउंड किया था, जिसमें दूदू मियाँ भी एक प्रकार के 1840s के जो ऑनवर्ड्स जो रिवॉल्यूशनरी चल रहे थे, उनके साथ थे। उनके बाद में इनकी डेथ 1862 में हुई और ये मूवमेंट एक प्रकार से जो रिलीजियंस का मूवमेंट था वो बन गया, ताकि जो रिलीजियंस मतलब जो एक प्रकार से इस्लाम के लिए ये एक प्रकार से ये मूवमेंट बन गया। जिसके बाद हम बात करते हैं अहमदिया मूवमेंट, जो कि 1889 में इसकी शुरुआत की गई थी, वो भी मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये यूनिवर्सल रिलीजियंस थे, उनके बारे में इसमें बात करने के लिए, फिर जो एक प्रकार से जो जिहाद का जो कॉन्सेप्ट था वो अपोज करने के लिए, या फिर जो इस्लाम में कुछ किसी प्रकार की जो अनप्योरनेस थी उसको प्योरिटी लाने के लिए इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। हम नेक्स्ट बात करते हैं सर सैयद अहमद खान एंड द अलीगढ़ मूवमेंट इन रिवोल्ट ऑफ 1857। जब भारत में जो 1857 का रिवोल्ट था, उसके बारे में हम पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। उसमें जो ब्रिटिशर्स थे, उनके द्वारा माना गया कि जो मुस्लिम्स हैं वो ही एक प्रकार के मेंस कॉन्स्पिरेटर्स हैं, क्योंकि लगभग ज़्यादातर जगह से मुस्लिम ही रूल कर रहे थे उस समय, और मुस्लिम्स ही थे उन्होंने जो मैन कॉन्स्पिरेटर के रूप में यूज किया गया था, या फिर वो ही मैन कॉन्स्पिरेटर के रूप में थे, और उन्होंने ही ज़्यादा बगावतें की थी। इस वजह से उन्हें लगा कि हमें जो मुस्लिम और जो हिंदूज़ हैं, इनके बीच में एक प्रकार से डिवाइड करना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये जो सर सैयद अहमद खान हैं, इनको प्रमोट किया। इसलिए उन्होंने बाद में जो उन्होंने सैयद सैयद अहमद खान ने सभी जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, उन्हें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए कहा, ताकि जो वो पीछे चल रहे हैं हिंदूज़ से, या फिर हिंदूज़ जो आगे उनसे चल रहे हैं, उनको कम्पीट करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें भी बेटर एजुकेशन लेनी चाहिए, जिससे कि हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी तरह से मिलेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की, जिनको एक प्रकार से एक रिस्पेक्टेबल मुस्लिम फैमिली में इनका बर्थ हुआ, और ये जुडिशियल सर्विस में एक प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जुडिशियल सर्विस के रूप में थे, जो कि एक काफ़ी अच्छे जुडिशियल मेंबर थे। इनका रिटायरमेंट 1876 में हुआ। उसके बाद में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1878 में एक मेंबर बने, जिसके बाद में इन्होंने 1888 में नाइटहुड की उपाधि ग्रहण की, और ये चाहते थे कि जो वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन है, उनकी टीचिंग्स को कुरान की टीचिंग्स के साथ मिला के सभी जो मुस्लिम हैं उन्हें हमें पढ़ाया जाना चाहिए, जिसे इन्होंने जो ट्रेडिशन और जो कस्टम्स के ऊपर जो कंप्लीट डिपेंडेंस चल रही है, उन्होंने इसको भी कहा कि हमें एक प्रकार जो ट्रेडिशन और जो कस्टम्स है उनके ऊपर बिल्कुल ही हमेशा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें हमारे थोड़े और अलग व्यूज होने चाहिए। उसी के साथ साथ इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में इन 1875 में स्टार्ट की, और इन्होंने कहा कि जो हमें जो मुस्लिम्स हैं उनको सबसे पहले अपना एक गोल रखना चाहिए, फिर एक ही उन्हें अपना मकसद रखना चाहिए, फिर अपनी सभी एनर्जी एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेट करने देनी चाहिए, ताकि वो भी एक एजुकेशन के मकसद के लिए, ताकि वो एक गुड जॉब्स प्राप्त कर सके। अच्छी अच्छी एजुकेशन होगी या फिर मॉडर्न एजुकेशन अगर मुस्लिम्स के पास होगी, तो वो अच्छे जॉब उन्हें मिलेंगे। इसलिए उन्होंने एक अपनी मैगजीन भी निकाली, जिसे तहदीब उल अखलाक या फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मोरल्स भी कहा गया। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं देवबंद स्कूल की, जिसे दारुल उलूम भी कहा जाता है, जिसमें कि जो ऑर्थोडॉक्स जो सेक्शंस था, जो मुस्लिम उलेमास का जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था, या फिर जो ट्रेडिशनल जो वेज चल रहे आ रहे थे मुस्लिम्स में, उनको ही रिवाइवल करने के लिए
ये मूवमेंट चलाया गया था। इसमें 1866 में देवबंद जो कि सहारन डिस्ट्रिक्ट में है, वो यूनाइटेड प्रोविंस के सहारन डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था, जिसको मोहम्मद कासिम नानोतवी एंड राशिद अहमद गंगोही के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, जिसका मेन मकसद मॉरल और रिलीजियस जो रीजनरेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी करना था, जिससे ताकि कि जो मुस्लिम्स हैं उनको एक प्रकार से मॉरल जो एजुकेशन दी जा सके और जो रिलीजियस एजुकेशन उन्हें दी जा सके, जिससे कि उनको जो वो अपने जो मॉरल्स और जो रिलीजियस या अपने रिलीजन को भूल चुके हैं उसके बारे में उन्हें बताया जा सके, उसके लिए ये मूवमेंट था। उसके बाद हम बात करते हैं पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स की, जिसकी शुरुआत 1851 में रहनुमाई मजदन सभा के फाउंडेशन के साथ साथ हुई, जिसमें कि जो पारसीज थे उनकी जो सोशल कंडीशंस की उनको रीजनरेशन करने के लिए, और जो जोरास्ट्रियन रिलीजन था या फिर जिसे प्रिस्टीनियन प्योरिटी के लिए जो जोरास्ट्रियन रिलीजन था उसको रिस्टोर करने के लिए ये मूवमेंट था, जिसके लीडर्स थे, मैन अगर लीडर्स की बात करें तो हम वो थे नारोजी फिरदौनजी, दादा भाई नारोजी, के आर कामा और एस एस बंगाली, जिन्होंने एक प्रकार से एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया जिसे रस्तगोप्ता नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं सिख रिफॉर्म मूवमेंट की, जिसमें कि जो सिख्स थे हमारे पंजाब में सिंध प्रांत में स्थित सिख्स थे, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या उनको सुधार के लिए उन्होंने की। तो इसमें हम बात करते हैं जो सिंह सभा मूवमेंट थी उसकी शुरुआत हुई 1873 में अमृतसर से, जिसके जो कुछ ऑब्जेक्टिव थे जिसमें कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो सिक्स को दी जाए, और साथ ही साथ में जो क्रिश्चियन मिशनरीज की जो प्रोसेलेटाइजिंग एक्टिविटी चल रही है जिसमें कि वो एक प्रकार से मैनिपुलेट कर रहे हैं सिक्स को कन्वर्ट होने के लिए क्रिश्चियनिटी में, तो उनको भी काउंटर किया जा सके। और साथ में ही जो खालसा स्कूल हैं उनको भी स्टेब्लिश किया जाए, ताकि जो पंजाब के सभी इलाकों में जो खालसा स्कूल्स हैं उनको स्टेब्लिश किया जा सके, ताकि जो जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो थिंकिंग है या फिर जो टीचिंग्स हैं वो सिक्स को बताई जा सके। उसी के लिए जो अकाली मूवमेंट या फिर गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी चलाया गया, जिसमें कि जो नॉन वायलेंट और जो नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह लॉन्च किया गया, जिसमें अकाली दल था उसके जो एक नॉन वायलेंट और नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह भी लॉन्च किया गया 1921 में, और उसके बाद में सिख गुरुद्वारा एक्ट आया 1922 में, जिसमें कि जो जो करप्शन चल रहा था जो गुरुद्वारा कमेटी के अंदर या जो गुरुद्वारा जो मेंबर्स थे उनमें जो करप्शन चल रहा था उसमें सुधार के लिए सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922 में आया, जिससे कि जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी एक एपेक्स बॉडी के रूप में जिसको बनाया गया, और वही अब जो गुरुद्वारास थे उनका जो मैनेजमेंट था वो जो अब एसजीपीसी ही देख रही थी। जिसके बाद में हम बात करते हैं द थियोसॉफिकल मूवमेंट। ये एक प्रकार से फॉरेन मूवमेंट माना जा सकता है, या जो आयरलैंड के जो कुछ लोग थे या फिर जो आयरलैंड की जो थिंकिंग के अनुसार जो लोग थे उनके बारे में हम आगे बात करते हैं, जिसमें है कि इसकी शुरुआत मैडम एच बी बलावत्सी की और कर्नल एम एस ऑलकॉट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, जो भी न्यूयॉर्क के अंदर इन 1875, जिसमें कि उन्होंने जो अपना हेड क्वार्टर था वो बाद में 1882 में उन्होंने अडियार में जो मद्रास में स्थित एक इलाका है वहाँ पे इन्होंने स्टेब्लिश किया। उसके बाद में इसको जो अपना इनका ये थियोसॉफिकल मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था इसको इन्होंने एक प्रकार से अलाइड कर दिया, वो भी हिंदू रेनेसो के साथ, जिसमें 1907 में कर्नल ऑलकॉट की डेथ हुई। उसके बाद में नए प्रेसिडेंट के रूप में एनी बेसेंट को बनाया गया, जो एक प्रकार से वो भी एक प्रकार से ब्रिटिशर्स थी, और जो भारत में 1993 में आई थी, जिन्होंने भारत में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस में इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी। जिसमें हम अगर अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सिग्निफिकेंस और रिफॉर्म मूवमेंट्स थे उनके सिग्निफिकेंस के बारे में क्या क्या सिग्निफिकेंस था उसके बारे में हम बात करते हैं, जिसमें हम पहले बात करते हैं कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या इस इन रिफॉर्म्स मूवमेंट के जो पॉजिटिव जो रिजल्ट्स निकले वो थे, कि जब हम बात करते जो रिफॉर्मर्स थे वो जब एक प्रकार से जो रिफॉर्म करना चाहते थे वो जो रिएक्शनरीज थे या फिर जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस थे, जो ऑर्थोडॉक्स जो एलिमेंट्स थे उनके द्वारा वो कंटिन्यूसली एक प्रकार से सब्जेक्ट थे अब्यूज़ के, परसिक्यूशन के, और जो फतवाज उनके खिलाफ इशू किए जाते थे उनके वो कंटिन्यूसली एक प्रकार से सब्जेक्ट रहे। उसके बाद में कई बहुत से ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट थे जिनको ट्रांसलेट किया गया वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में, ताकि जो सभी जो वहाँ के मौजूद लोग हैं वो पढ़ सकें और वो भी समझ सके कि क्या लिखा हुआ है गीता के अंदर या क्या लिखा हुआ है कुरान के अंदर, तो क्या लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, तो इन सभी में क्या ऐसी चीज़ लिखी हुई है जो हम नहीं समझ सकते, या फिर जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है वही ही क्यों हमें बता सकता है, या फिर जो प्राइस्टली क्लास है उसकी भी मोनोपोली हमें ख़त्म करनी चाहिए। तो उसके लिए भी बहुत से ऐसे रिफॉर्म मूवमेंट्स चले हैं। इसलिए जो
नए जो रिलीजियस टेक्स्ट थे उनको कंटिन्यूसली वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र किया गया और साथ ही साथ में जो ह्यूमन इंटेलेक्ट था उसकी कैपेसिटी को भी ये एम्फसाइज़ करने के लिए या फिर उसकी सोचने और जो कारण को जानने की जो कैपेसिटी थी उसको समझने के लिए भी ये मूवमेंट काफ़ी हेल्प करते हैं। और उसी के साथ-साथ ये जो मॉडर्न टाइम की जो स्पेशल नीड्स थी, जो साइंटिफिक नॉलेज के लिए जो नीड्स थी, जो मॉडर्न और जो सेक्युलर और जो रैशनल आउटलुक के लिए जो नीड्स थी, उनके बारे में ये रियलाइज़ हुआ कि हमें हमारी जो रिफ़ॉर्म्स हैं, उनमें हमें मॉडर्न टाइम की या फिर जो साइंटिफिक थिंकिंग है, वो भी लाने की ज़रूरत है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या-क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, जिसमें कि क्या ऐसे कारण रहे या फिर जो क्या-क्या इस रिफ़ॉर्म मूवमेंट्स के हमारी जो सोसाइटी थी, उसके ऊपर एक प्रकार से नकारात्मक प्रभाव रहे। तो उनमें जे देखा जाए तो सबसे पहले एक प्रकार से बहुत ही नैरो सोशल बेस था, उसमें इतना बड़ा सोशल बेस नहीं होने के कारण क्योंकि ज़्यादातर अगर ये रिफ़ॉर्म मूवमेंट्स थे, वो मिडल क्लास तक या फिर जो अपर क्लासेस थी, उनके लिए ही एक प्रकार से मौजूद था। जो लोअर क्लासेस थी, उन तक ये रिफ़ॉर्म्स नहीं पहुँच पाए और साथ में अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन भी जो अपर क्लासेस के लोग थे, उन तक ही पहुँच पा रही थी। नीचे के जो लोअर तबके के लोग थे, जो अनटचेबल्स थे, उन तक वो एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही थी और जो एजुकेटेड थे और जो अर्बन मिडल क्लासेस के जो पीपल्स थे, उन्होंने भी ये इसमें उन्होंने उन तक ही ये जो सोशल बेस था, वो पहुँच पाया। जैसे कि पीजेंट अर्बन पुअर्स हुए, उन तक ये बिल्कुल भी ये इस किसी भी प्रकार से ये जो इसका रिफ़ॉर्म मूवमेंट्स के जो सोशल बेसिस थे, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और उसी के साथ-साथ जो लो कास्ट जो सेक्शंस थे उस सोसाइटी के, उनके पास ये रिफॉर्म मूवमेंट्स बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थे और क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी जो सोसाइटी या फिर उनकी जो जैसे कि हम बात करें ट्राइब्स की, तो ट्राइब्स में भी ये रिफॉर्म मूवमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो उनकी जो ट्रेडिशंस चल रहे आ रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई बाहरी इंटरफेरेंस हो, जिस वजह से उनको लगे कि उनकी जो जाति है या फिर उनकी जो कास्ट है या फिर जो उनके एक प्रकार से धर्म है, वो खतरे में है। तो ये आज हमने पढ़ा कि जो सोशल रिफॉर्म्स भारत में चल रहे थे उस समय, ये आज हमने पढ़ा, ये आज कंप्लीट भी हो गया है और उसी के साथ-साथ हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो भारत में जो अलग-अलग जो ग्रुप्स चल रहे थे या जो पॉलिटिकल ग्रुप्स चल रहे थे, जो एक प्रकार से हमने अब तक पढ़ा कि जो सोशल रिफॉर्म के लिए जो ग्रुप्स चल रहे थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। कौन-कौन सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। हम अब पढ़ेंगे कि जो पॉलिटिकल ग्रुप्स चल रहे थे, जो कि एक प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहते थे, किस प्रकार से जो मिलिट्री है उसको कैसे कंडक्ट किया जाए, जो हमारी जो इकोनॉमी है उसे किस प्रकार से चलाया जाए, हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कम किया जाए, उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जिसके लिए हम आगे बात करेंगे कि और क्या हमारे जो रिजल्ट्स हो सकते थे। थैंक यू।